नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे और बाकी पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इन बदलावों ने चरागाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया? इन चीज़ों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरी और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक जो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और इसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाहों भी फिर से हरे भरे ही हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब जब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चित्र 11, भारत में चरवाहा समुदाय। इस नक्शे में केवल उन चरवाहा समुदाय के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाहा समुदाय रहते हैं। देखो, गुज्जर बकरवाल, गद्दी, भोटिया गुज्जर, बंजारे, रायका बंजारे, मरुस्ता क्षेत्र मलधारी, मोनपा, ठीक है, धंगर, कुरमा, कुरुबा, गोला, ठीक है। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है, अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ ही कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरवाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल देते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। बहरहाल, चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसावट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ड्रार बदलने पर मजबूर किया है। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए? अफ्रीका में चरवाहा जीवन। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध घास के मैदान या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं।
कुछ चरवाहे व्यापार यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव? चित्र 12 देखते हैं दोस्तों। मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बदलती परिस्थिति के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाकों में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। सौजन्य दक्षिण मसाई एसोसिएशन। चित्र 13, ये 12 का दृश्य है। चित्र 12 का दृश्य। चित्र 13 देखो। अफ्रीका के चरवाहा समुदाय। छोटी तस्वीर इंसेट में कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। ये देखो। विक्टोरिया झील, उगांडा, तुर्कान, जायरे, सूडान, इथोपिया, सोमाली, कीनिया, मसाई, ठीक है, तंजानिया। ये बड़े मैप में देखो, ये पूरे समुदाय। बर्बेड्स, बेदुइन, काबाबिस, बेजा, डानाकिन, ताउरेग, बोदाबे, हुआलानी, मुर्स। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी हैं। इन कानूनों के कारण सूखे दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में डल गए हैं। चारागाहों का क्या हुआ? मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश, केन्या और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूरी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चारागाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। चित्र 14 देखो। घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि चारागाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ केनियन
सीलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, चित्र 15। मासाई नाम मा शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतु चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान, कम वर्षा के कारण यहाँ सूक्ष्म धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध सूक्ष्म विषुववर्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य है। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। ये देखो, अच्छे चारागाहों जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मासाइयों को दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मासाई की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाही न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चरागाह सूख जाते हैं, सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती है, चरागाह सूख जाते हैं। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतु पने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुआ तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था: वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स।
वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवरी संपत्ति हो, वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदाय की ताकत उन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। चित्र 17 देखो। आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने आहत में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस तरह अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। ये देखो, जैसे जैसे समय बीता अपने से सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी, जिससे वे जानवर, साजो सामान, जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए, व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते। उन्हें चरवाई और गैर चरवाई दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे वो जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने काम करने लगता तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरा फर्क पूरी तरह खत्म भले न हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। निष्कर्ष देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया। और जो चरागाह बचे थे, वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। अब उनके आने जाने पर भी बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चरागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को डालते हैं और अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल देते हैं। जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहाँ से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतु चरवाहों की जीवनशैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चित्र 18 देखो। जयपुर राजमार्ग पर राय का गडरिये। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडरियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है।
तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है, इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो घुमंतु समुदाय को निम्न कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जैसे मौसमी उतार चढ़ाव, जैसे सर्दी गर्मी बरसात सूखा का सामना करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर बर्फ जमने से पशुओं को चराना संभव नहीं है, इसलिए सर्दियों में नीचे स्थानों पर आ जाते हैं। अच्छे चारागाहों की तलाश में वे रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। और निरंतर आवागमन से पर्यावरण को लाभ क्या होते हैं, जैसे निरंतर आवागमन से किसी एक चारागाह की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बच जाते हैं तथा उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती है। घुमंतु समुदाय के मवेशी खेतों में घूम घूम कर गोबर कर देते हैं, इससे कृषि भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि ओपनिंग सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए, यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। पहला है प्रतिभूमि नियमावली। तो प्रतिभूमि नियमावली अपने से सरकार के लिए गैर कृषि भूमि अनुपादक थी, और जिससे उनको न तो राजस्व प्राप्त होता है न ही आय, इसलिए अपने से सरकार ने भारत में भूमि नियम लागू किए। इन नियमों द्वारा बहुत सी चरागाह भूमि को कृषि के अधीन लाया गया, जिस कारण भारत में चरागाह क्षेत्र कम हो गया और चरवाहों के लिए अपने पशुओं को चराने की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा देखते हैं वन अधिनियम। अपनी सरकार वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में देवदार सागौन से कीमती लकड़ी प्राप्त होती रहे चरवाहों, इसलिए उन्होंने वन अधिनियम द्वारा कई जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया तथा चरवाहों को उन वनों में प्रवेश करने से रोका, और जो उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता था, उससे उन चरवाहों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। थर्ड है अपराधी जनजाति अधिनियम। अपने से सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरगाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया, उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया, साथ ही उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। फोर्थ है चराई कर। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के कई नए नियम लगाए, जैसे अब चारागाहों में चराने वाले पशुओं पर भी कर लगा दिए गए। यह कर प्रति पशु पर लगाया जाता था। कर वसूली के तरीकों में परिवर्तन के साथ साथ यह कर निरंतर बढ़ता गया। पहले तो यह कर सरकार स्वयं वसूल करती थी, परंतु बाद में यह काम ठेकेदारों को सौंप दिया गया। ठेकेदार बहुत अधिक कर वसूल करते थे और सरकार को एक निश्चित कर ही देते थे, इसलिए उन्हें बाध्य होकर उन पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी। फलस्वरूप चरवाहों के लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, मसाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। क्योंकि अनेक कारण, जैसे अपनी सरकार ने श्रेष्ठ चारागाहों पर गोरों को बसा दिया। मसाइयों की जमीन का 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। अंग्रेज सरकार ने स्थानीय किसानों कृषि के विस्तार हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे चारागाह को शिकारगाह बना दिया गया, जैसे केनिया में मसाई मारा और तंजानिया में सेरेंटगी पार्क व इन आरक्षित जंगलों में चारागाहों को आना मना कर दिया। अच्छे चारागाह जल संसाधन छीन लिए गए, जानवरों के आरक्षित क्षेत्रों पर दबाव पड़ा व मवेशियों के लिए चारे की कमी हुई। फोर्थ क्वेश्चन अपना, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चारागाह समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएं थी। ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहे मसाई गडेगरियों दोनों भी समान रूप से मौजूद थे। तो वन अधिनियम, जिस तरह भारत में वनों को आरक्षित और सुरक्षित बांटकर चरवाहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया, उसी तरह अफ्रीका में चरवाहों को शिकारगाह में तब्दील कर चरवाहों का उनमें से प्रवेश प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, और इसी तरह
आवाजाही पर पाबंदी से लगा दी। दोनों ही जगह चरवाहों को विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया। वे विशेष परमिट लेकर ही आ सकते थे। खेती के क्षेत्रफल का विस्तार किया गया जिससे चारागाह सिमटने लगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और साथ में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए। तो आज हमारी 9th की हिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू जल्दी करते हैं। थैंक यू।